हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किया गया प्रैक्टिस सेट है और यह टेस्ट नंबर 7 है। और यह अभी इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की जा रही है। तो इसमें टोटल 150 प्रश्न हैं, जिसे हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सेकेंड वीडियो जो इसका आएगा उसमें बाकी बचे 75 प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और इसका पीडीएफ भी साथियों, जैसे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कराया गया है। आप लोग टेलीग्राम पे जा कर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि अब एग्ज़ाम को बहुत दिन नहीं रह गए हैं और हो सकता है कि 2-4 दिन में आपका जो है करंट अफेयर, जो स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए द्वार्षिकी करंट अफेयर आता है, घटना चक्र और घटना सार का, वो 3-4 दिनों के अंदर हो सकता है आ जाए। तो जैसे ही वो करंट अफेयर आ जाएगा उसे भी प्रॉपर जो है सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ठीक है, और इसके साथ जो है मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर यह कंटिन्यू आपके एग्जाम तक आते रहेंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना पूरा एफर्ट जो है रिवीजन में और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में लगाइए। और मेरे साथ जुड़ करके अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे रिलेटेड, जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट हैं वो भी यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज में, टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, वही क्वेश्चंस जो है एज इट इज़ आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाए। लेकिन ये हो सकता है कि हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के साथ साथ अन्य जो क्वेश्चंस उसके इर्द गिर्द बन सकते हैं उनको भी प्रॉपर जो है आपको सॉल्व कराया जाए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यह टेस्ट सीरीज बाईलिंगुअल है, तो आप लोग जो है जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है पहला प्रश्न देखते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस योजना के लिए कुल 3600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान लेने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2023-24 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टोटल जो है 3600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसके तहत जो है जो डिप्लोमाधारी हैं या फिर जो स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, तकनीकी ज्ञान ले रहे हैं, उन्हें मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन किया था? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पे है। अगर हम वित्तीय वर्ष 2022 की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, जिसने कुल सब्जी उत्पादन का 14.8% उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। ठीक है, से दूसरे स्थान पे है आपका पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पे बिहार। तो यहाँ पे देखिए पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, सेकेंड पे है आपका पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पे है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में जो है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए, ऊपरी गंगा बेसिन में खुदाई के दौरान अभी हाल ही में PGW या चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ये वस्तुएं उत्तर वैदिक काल, जो लगभग आप 1000 से 600 ईसा पूर्वी तक का समय था, इससे संबंधित हैं और इस प्रकार इन साक्ष्यों को PGW साक्ष्य कहा जाता है। यह स्थल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास राजस्थान वाला जो क्षेत्र हो गया, वहाँ से जो है इनकी प्राप्ति हुई है। यह मिट्टी के बर्तनों की एक परंपरा है, जिसमें क्या होता है, जो PGW चित्रित धूसर मृदभांड है, यह बर्तन बनाने की एक परंपरा है जिसमें स्लेटी रंग के बर्तनों पर काले रंग से डिजाइन किया जाता था। ठीक है, तो इसके साक्ष्य जो है आंध्र प्रदेश से नहीं मिले हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य पाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह झील दिया गया है और शहर दिया गया है, कौन सा झील किस शहर में स्थित है उससे आपको मिलाना है। बात करें अगर कीठम झील की, कीठम झील है आपके आगरा राज्य में, आगरा जिले में। लिलौरा झील की अगर हम बात करें, यह है आपके बरेली में।
और इटौजा झील की बात करें, इटौजा झील है आपके लखनऊ में और रामताल है मेरठ में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, उत्तर प्रदेश शिकायत निवारण अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जनहित गारंटी अधिनियम जो है, यह राज्य का उद्देश्य राज्य के लोगों को नियमित और समयबद्ध सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है और इसके लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम जो है 2011 में लागू किया गया था। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 2011 में इसे लागू किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद या फिर लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर की जो आपकी लिंगानुपात है सॉरी साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की अगर हम कुल साक्षरता की बात करें, उत्तर प्रदेश की टोटल साक्षरता जो है 67.72% है। ठीक है, और इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.30%। ठीक है, यह मेल साक्षरता है। और अगर फीमेल साक्षरता की बात करें, महिला साक्षरता है 57.20%। ठीक है, 57.20% महिला साक्षरता है। और इसके बाद जो है अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में 2001 से लेकर के 11 के दौरान औसत साक्षरता में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो औसत साक्षरता में जो वृद्धि है वह 11.36% की वृद्धि हुई है 2001 से लेकर के 2011 के मध्य। और पुरुष तथा महिला साक्षरता के बीच कितना अंतर है? 20.10% पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता में अंतर है। और अगर उस साक्षरता वाले जिलों की बात करें, पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर है, दूसरे पे है कानपुर, तीसरे पे औरैया है। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता वाले में पहले स्थान पे श्रावस्ती है, दूसरे स्थान पे बहराइच और तीसरे स्थान पे बलरामपुर। तो न्यूनतम साक्षरता और अधिकतम साक्षरता वाला याद रखिए। इसके साथ साथ टोटल उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता, इन दोनों के बीच गैप कितना है, और 2001 से लेकर के 2011 के मध्य साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, तो टोटल बता दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। किस मुगल सम्राट के द्वारा शाही न्याय के लिए आगरा में जंजीर अदल अर्थात न्याय की जंजीर का निर्माण कराया गया था? जी आपको बताना है, शाहजहां, बाबर, जहांगीर या फिर अकबर। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर द्वारा न्याय की जंजीर लगवाई गई थी। कहाँ पे? आगरा में। देखिए, अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर का जो कार्यकाल था 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है, और यह अकबर की मृत्यु के बाद शासन संभाला। ठीक है, और वह भारत में मुगल वंश के चौथा राजा था और जिसका जन्म जो है 9 सितंबर 1959 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। और उसने शाही न्याय चाहने वाले लोगों के लिए आगरा में जंजीर अदल या जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता है इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु 15 से लेकर के 59 वर्ष वाले लोगों का अनुपात कितना है? 55.7%, 45.66%, 65.88% या 35.55%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में जो कार्यशील युवाओं या कार्यशील लोगों का जो अनुपात है वो 55.77% है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में पुरुष एवं महिला दोनों का राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेरोजगारी दर न्यूनतम है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय औसत की जो बेरोजगारी दर है उससे कम है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 1993 से लेकर के 1994 और 11 से लेकर के 12 तक बनी थी क्या? बेरोजगारी की दर न्यूनतम रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्र के औसत के विपरीत उत्तर प्रदेश में पुरुषों के लिए जो बेरोजगारी का प्रतिशत है वो महिलाओं की तुलना में अधिक है। ठीक है, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के बीच बेरोजगारी की दर राज्य के शहरी क्षेत्रों से लगभग 4 गुना है। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में। और 16 से लेकर के 64 वर्ष की आयु के मध्य की आबादी को श्रमिक वर्ग के रूप में जाना जाता है, जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश में 55.77% है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पुर्तगालियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
यह आयोजन है और यह वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो इसे जो है आपको सुमेलित करना है। अगर हम बात करें कि अंग्रेज़ों का सूरत का जो नुकसान हुआ था, यह कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1612 ईस्वी में। वास्को डी गामा का आगमन, वास्को डी गामा जो भारत आया था वह 1498 ईस्वी में भारत आया था। केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था, जिस समय वहाँ का शासक जमोरिन था। प्रथम पुर्तगाली किले की स्थापना कब की गई थी? पहली पुर्तगाली किले की जो स्थापना की गई थी वो हुई थी आपकी 1503 ईस्वी में। ठीक है, और गोवा का पुर्तगाली राजधानी के रूप में कब वो किया गया था? तो ये हुआ था, घोषणा की गई थी कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया था 1530 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए वह कालीकट में वास्को डी गामा का आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। कोच्चिन में प्रथम पुर्तगाली किले की स्थापना 1503 ईस्वी में की गई थी और गोवा का पुर्तगाली राजधानी के रूप में घोषणा की गई थी 1530 में। और अंग्रेज़ों का जो सूरत में नुकसान हुआ था वह 1612 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। झांसी का किला एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है जिसका नाम है बंगीरा, मोर पहाड़ी या पीकॉक हिल, कैमाशन या चार पहाड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसे बंगीरा पहाड़ी पर स्थित है। देखिए झांसी में बंगरा नामक एक विशाल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ठीक है, बंगरा या बंगीरा कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, और 11वीं से 17वीं शताब्दी तक बलवंत नगर के चंदेल राजाओं ने इसे अपने गढ़ के रूप में उपयोग किया था, जो 15 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसे हरे भरे बगीचे और सुंदर परिदृश्य से घिरा यह स्थान अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरे देश में लोकप्रिय है। तो पूछ सकता है कि झांसी का किला एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है और वो किला कौन है? बंगीरा या बंगरा किला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हकीक ए हिंद निबंध के लेखक हैं? हकीक ए निबंध के लेखक कौन है ये आपको बताना है। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, अमीर खुसरो, इब्न ए अरबी या मलिक मोहम्मद जायसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान हिंदी गीतों का प्रयोग इतना लोकप्रिय हो गया था कि यह प्रख्यात सूफी जैसे अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हो गए, अन्य जो थे, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी द्वारा एक ग्रंथ हकीक ए हिंदी लिखी गई, जिसमें उनके द्वारा सूफी रहस्यवादी शब्दों में कृष्ण, मुरली, गोपियों, राधा, यमुना आदि जैसे शब्दों को समझने की कोशिश की थी। तो हकीक ए हिंद निबंध की रचना की थी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में सही नहीं है? इसकी भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। पंजाब के मैदान में दोआब का वर्चस्व है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें कहा गया है कि इसकी भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है। यह गलत है। ठीक है, देखिए भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण जो है 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से होता है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उनकी जो सहायक नदियां हैं। यह मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ठीक है, सही है। उत्तर के जो पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है और मैदान के इस खंड में दोआबों का वर्चस्व है। यह कथन भी सही है। दोआब, अगर दोआब की बात करें, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, अर्थात दो शब्द से मिलकर बना है। दो का अर्थ होता है आब और आब का मतलब पानी, अर्थात पंजाब भी 2 शब्दों से बना है। पुंज का अर्थ 5 और अब का अर्थ होता है पानी। ठीक है, मतलब पंजाब जो है वह 5 नदियों के संगम पर स्थित है। आप कह सकते हैं कि 5 नदियों के तट पर स्थित है, या 5 नदियां जो है पंजाब से होकर के प्रवाहित होती हैं और यहाँ पे दोआब पाए जाते हैं, अर्थात 2 नदियों के मध्यवर्ती जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। ठीक है, और गंगा का जो मैदान है वो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच विस्तृत है और यह मुख्यतः हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंशिक रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल इसके राज्य के पूर्व में फैले हुए हैं। और उत्तरी मैदान में विविधता, उच्चावच, यह सब लक्षण देखने को मिलते हैं, न कि भू आकृति में। इसमें क्या कह रहा है कि भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है, जो कि गलत है। यहाँ पे बहुत से विविध स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है। उच्चावच मतलब ऊंचा नीचा क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य सरकार ने बेसहारा विधवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। विवाह अनुदान योजना के लिए कुल 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सही है। विवाह अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, पहला गलत है। 2023 के उत्तर प्रदेश बजट में बेसहारा विधवाओं के लिए 4,032 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। ठीक है, और अन्य पिछड़े वर्गों के निर्धनों की जो कन्याएं हैं उनके विवाह के लिए 150 करोड़ रुपये का अनुदान किया गया है। तो दोनों विकल्प जो है
पहला दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, यहाँ पे 5,000 रुपये नहीं दिया गया है, 4,032 करोड़ रुपये दिया गया है विधवाओं के भरण पोषण के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल है? आम, अमरूद, सेब, नारियल। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1 2, 1 3 4, 2 3 या 3 4। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में बेसिकली आम और अमरूद इन दोनों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पे है, या कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है इनका उत्पादन। देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें तो फसल में आ जाएगा चावल, गेहूँ, गन्ना। ठीक है, अन्य फसल में मक्का, बाजरा, तिलहन, आलू और दलहन, सेम हो गया, मसूर, मटर, ये सब अन्य फसल के अंतर्गत है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्य फसल है उसमें चावल, गेहूँ और गन्ना ही आता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के फलों की अगर हम बात करें तो आम, अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वह पहले स्थान पे है। ठीक है, देखिए गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, आलू उत्पादन में, आम उत्पादन में, गेहूँ उत्पादन में पहले स्थान पे है, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि चावल उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में मेथोरा के नाम से मथुरा का उल्लेख एक महानगर के रूप में किया है? मार्को पोलो, डीमाचोस, मेगास्थनीज या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज द्वारा जो है इसका उल्लेख किया गया है एक महान नगर के रूप में। किसका? मथुरा का। और किस नाम से किया गया है? मेथोरा के नाम से। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा सूरसेन साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, किसकी? सूरसेन साम्राज्य की राजधानी थी। और इस शहर पर जो है मौर्य साम्राज्य का शासनकाल रहा था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभ में मेगास्थनीज ने अपने लेखन में मथुरा को मेथोरा नाम से एक महान शहर के रूप में वर्णित किया है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, हरदोई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरदोई जो है वह आपकी गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है, जबकि लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1935 में, 1937 में, 1938 में या 1939 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में स्थित है। और यूपीपीसीएस के कामकाज को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन अधिनियम जो 1976 है इसके द्वारा विनियमित किया जाता है। और यूपीपीसीएस जो लोक सेवा आयोग है इसमें एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष और 8 जो हैं अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। और सभी इनकी नियुक्ति जो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा इन सभी की जो है नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, महोबा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, पहले स्थान पे क्या आएगा? पहले स्थान पे प्रयागराज आएगा, सेकेंड मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद और चौथे पे महोबा। ठीक है, अगर तो जनगणना 2011 की हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है 19,98,12,341 है, जो कुल जनसंख्या का 16.51% है। ठीक है, 16.51% है। और राज्यों की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के संबंध में बात करें, पुरुषों की आबादी जो है वह 52.29% है, महिला की जनसंख्या 47.71%, ग्रामीण आबादी कितना है? 77.73%, शहरी आबादी जो है वो 22.27%। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज भी जो है 1/3 से अधिक लोग गांव में निवास करते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें, प्रयागराज पहले स्थान पे है, मुरादाबाद दूसरे, और महोबा जो है मुरादाबाद दूसरे, गाजियाबाद तीसरे, और महोबा जो है वो चौथे स्थान पे है। ठीक है, प्रयागराज पहले स्थान पे है, मुरादाबाद दूसरे, गाजियाबाद तीसरे और महोबा जो है चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर, शाहजहां, बाबर या फिर हुमायूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर द्वारा। अकबर द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। उत्तर भारत में स्थित है यह, और फतेहपुर सीकरी आगरा जिले में स्थित है। इसका निर्माण एक कृत्रिम झील के दक्षिण पूर्व में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बहिर्वाह के ढलानों पर किया गया है। और इसे प्रायः जो है विजय शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को विजय शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अकबर द्वारा इसके बनवाया गया था और इसे बनवाने में लगभग 10 साल लगे थे।
और इसका प्रबंधन जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी का प्रबंधन वर्तमान समय में किया जाता है। ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो अकबर ने किया था वह किस उपलक्ष्य में किया था? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह मवेशी दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं। गंगा तीरी रामपुर में, केनकाथा बादा में, पोनवार पीलीभीत में, या फिर से भदावर इटावा में। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए, गंगा तीरी रामपुर। देखिए, गंगा तीरी के स्थान की अगर हम बात करें, मुख्यतः बिहार के भोजपुर जिले के और उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया जिले में पाई जाती है। ये सफ़ेद या हल्के भूरे रंग की होती हैं। ठीक है, मध्यम आकार कम्पैक्ट, ये ज़रूरी नहीं है, मुझे बस यही बेसिकली यही लगता है कि ये पाई कहाँ जाती हैं। ठीक है। अगर कैकथा की बात करें तो ललितपुर, हमीरपुर बादा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। खीरीगढ़ लखीमपुर खीरी में, पुनवार पीलीभीत में, भदावर इटावा और आगरा जिलों में पाई जाने वाली ये मवेशियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? डच कारखाना और स्थापना वर्ष। इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प गलत है, ये आपको बताना है। सूरत की स्थापना 1616 में की गई थी और बीमलीपट्टनम की स्थापना 1641 में, कराईकल की स्थापना 1645 में, कोचिन की स्थापना 1653 में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, कोचिन जो है इसकी स्थापना 1653 में नहीं 1663 में हुई थी। ठीक है, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। अगर हम बात करें, सूरत की स्थापना 1616 में की गई थी, बीमलीपट्टनम की स्थापना 1641 में, करिकल की स्थापना 1645 में, चिनसुरा की स्थापना 1653 में की गई थी। ठीक है, तो चिनसुरा की 1653 में हुई थी और कोचिन की 1663 में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर स्थित है? अमृतसर, मथुरा, सहारनपुर, अम्बाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्बाला। देखिए, अम्बाला सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश या कुषाण वंश। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो आपके ललितपुर में स्थित है, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में इसकी स्थापना कराई गई थी। और गुप्त वंश का कार्यकाल लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण कराया गया था, जो मुख्यतः एक विष्णु मंदिर है। ठीक है, विष्णु भगवान का मंदिर है। इसके बरामदे में एक तहखाना और इसमें एक ऊंचा चबूतरा अर्थात जिसे जगती कहा जाता है वो भी बनाया गया है। चबूतरे का जो आकार है वो चौकोर नुमा है और इसकी लंबाई 55.5 फीट है और जो मंदिर के सबसे निचले चरण के चांदीनुमा पत्थर से लगा है। ठीक है, मंदिर के सबसे निचले चरण के चांदीनुमा पत्थर से यह लगा हुआ है। विष्णु मंदिर का गर्भगृह जो है चौक के बीच में स्थित है और मंदिर की बहिर्भित्तियों के अनेक विशाल जो पट्टियां हैं उस पर गजेंद्र मोक्ष, शेष साई विष्णु, ललितासन में बैठे नर नारायण और अनंत साई विष्णु की जो मूर्तियां हैं, जो कलाकृतियां हैं वो भी उकेरी गई हैं। तो याद रखिएगा, इसका निर्माण जो है गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और आपके यहाँ ललितपुर जिले में स्थित है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा से मिल जाती है? बलरामपुर जिले में, कन्नौज जिले में, मुरादाबाद में या बुलंदशहर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्नौज में। देखिए, रामगंगा जो है तुलनात्मक रूप से गैरसैंण के पास गढ़वाल पहाड़ियों से निकलने वाली एक छोटी सी नदी है और यह कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। धुरंग नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? थारू, गोंड, भोटिया या फिर उराव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोटिया से। धुरंग या धुरिंग यह गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी क्षेत्रों के जो हिमालयी क्षेत्र हैं वो सब आते हैं और यह आमतौर पर डोम और भोटिया जनजाति से संबंधित है और उनमें मृत्यु समारोह से संबंधित यह जो नृत्य है मृत्यु समारोह से संबंधित है। धुरंग नृत्य जो है तलवारें पकड़ते और एक घेरे में सख्ती से चलते हैं और यह मृत लोगों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए माना जाता है कि यह जो नृत्य है वो किया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में डिजिटल पुस्तकालय बनाने के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 325 करोड़ का, 235 करोड़, 300 करोड़ या 350 करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 करोड़। देखो, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। और राज्य के कानपुर, अयोध्या, बांदा और मेरठ जिलों के कृषि विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 35 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ठीक है,
कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें बुनियादी विकास के लिए 35 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। और यह विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेंगे? कानपुर, अयोध्या, बांदा और मेरठ जिलों में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें बुनियादी विकास के लिए 35 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। और आपके डिजिटल पुस्तकालय के लिए 300 करोड़ रुपये। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि दर हासिल करना है। यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? एक, केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप जो है कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि इसका उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में प्रति वर्ष 11% की वृद्धि दर हासिल का। प्रतिवर्ष मतलब इसमें यह टारगेट फिक्स कर दिया कि हमें जो 11% की वृद्धि ही हासिल करनी है। ठीक है, तो ये तो विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ठीक, तो इसे आप मान सकते हैं कि गलत है। सेकेंड ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए कृषि नीति 2013 में उत्तर प्रदेश को राष्ट्र के अन्न भंडार के रूप में परिवर्तित कर खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा समावेशी और सतत विकास के माध्यम से ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था। और कृषि क्षेत्र में 5.1% की विकास दर हासिल करना था। ठीक है, न कि 11% का। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया था? वेनसांग, फायान, मार्को पोलो या फिर इब्न बतूता? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वेनसांग ने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया था। देखिए श्रावस्ती तीर्थ का इतिहास युगादि देव श्री आदिश्वर प्रभु द्वारा जनपद के निर्माण के साथ शुरू होती है और यह उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी। श्रावस्ती जो है कौशल जो जनपद थी उसकी राजधानी थी। भगवान महावीर के समय राजा प्रसेनजीत ने इस स्थान पर शासन किया था। इसे पुराने दिनों में कुड़ाल नगरी और चंद्रिकापुरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, श्रावस्ती को पहले क्या था कि इसे कुड़ाल नगरी और चंद्रिकापुरी के नाम से भी जाना जाता था। चीनी यात्री फायान जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था, इसने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? 1950 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1978 में, 1994 में? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। 1978 में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था क्षारीय भूमि का पुनर्ग्रहण, मिट्टी की और अधिक लवणीयता जो है उसको रोकना, उपयुक्त मृदा सुधार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, मुख्य नालों का पुनः निर्माण और रखरखाव करना, कृषि अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को मजबूत करना, समुदायों की लामबंदी, मृदा सुधार गतिविधियों में शामिल प्रमुख संस्थानों को सुदृढ़ करना, यह इसके मुख्य उद्देश्य थे और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1969 में स्थापित किया गया था और इसमें केवल एक सदस्य था। अब इसमें अध्यक्ष और एक महिला सदस्य सहित टोटल सदस्यों की जो संख्या है वो 7 हो गई है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश में केवल एक सदस्य के साथ जो है 1 जुलाई 1969 को पहला अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना किया गया था और इसमें एक अध्यक्ष और एक महिला सदस्य सहित 6 सदस्य होते हैं वर्तमान समय में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 12 अगस्त 1995 को अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग भी बनाया गया था। अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड की स्थापना जो है 12 अगस्त 1995 को की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 899 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 998 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 990 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से लेकर के 2011 के दौरान 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या में वृद्धि हुई है जनसंख्या के घनत्व में। ठीक है, कितना? 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें, अभी हम पीछे क्या देखे थे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले देखे थे। ठीक है, और अभी देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन है? गाजियाबाद, गाजिया के बाद आपका वाराणसी आ जाएगा, फिर लखनऊ, और सबसे कम की अगर हम बात करें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले ललितपुर है, सोनभद्र है और हमीरपुर है।
ठीक है, ललितपुर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है और गाजियाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 1194 में चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान पर लड़ा गया था? फिरोजाबाद, पानीपत, आजमगढ़ या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिरोजाबाद में। देखिए 1194 चंदावर का युद्ध फिरोजाबाद के पास आधुनिक चंदावर के युद्ध में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद को हराया था, यह लड़ा गया था कहाँ पे? फिरोजाबाद के पास। और गढ़वाल वंश की अगर हम बात करें तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव गढ़वाली ने की थी और इसने 11वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान भारतीय राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया था। इनकी जो राजधानी थी गढ़वाल की वो वाराणसी थी। पहले 3 शासकों में यशोविग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव के काल में वंशवादी शक्ति धीरे धीरे मजबूत होती गई। गोविंद चंद्र और जयचंद गढ़वाल वंश के प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, गोविंद चंद्र, जयचंद जो है वो गढ़वाल वंश के शक्तिशाली शासक थे। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यूपीईआरसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग अधिनियम 2006 के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है। यूपीईआरसी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों, केवल दो या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है। यह एक स्वायत्त निकाय कैसे होगी? उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार निगम है, यह सरकार के अंडर में आएगी कि स्वायत्त निकाय होगी? तो ये क्वेश्चन जो है, यह ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यह एक स्वायत्त निकाय है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया गया और एक विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें 3 सदस्य होते हैं जिनमें से एक को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। यूपीआरसी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। आयोग राज्य में अपने स्थानों पर ही कार्यवाही, परामर्श और सुनवाई करने का हकदार होता है। आयोग के पास अपनी कार्यवाही के संचालन और अपने कार्यों के निर्वहन के लिए नियम बनाने का शक्ति होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई। शुरुआत में इसे पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष का सामना करना पड़ा था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई। शुरुआत में इसे पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष करना पड़ा था और बाद में 1687 में पश्चिमी अध्यक्ष पद की सीट को सूरत से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद जो है इसको मुंबई को मुख्यालय बनाया गया था। इसलिए अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच अनकही शांति हुई थी। ठीक है, जिसे और 1632 ईस्वी की बात करें, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा उन्हें जारी किए गए गोल्डन फरमान से अंग्रेज कंपनी की स्थिति में भी सुधार आया था। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा द्वारा एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को कुछ शक्तियाँ दी गई थी व्यापार से संबंधित, जिससे वह बिना एक ही बार पैसे दे करके या टैक्स दे करके मुक्त व्यापार कर सकते थे। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 25 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या 30 करोड़? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। देखिए सरकार ने घोषणा किया है कि 2023 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होगा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है उत्तर प्रदेश में होगा और उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होगा। कब? 2023 में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होगा? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह कृषि जलवायु जोन दिया है और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र दिए गए हैं। तो किस जोन में कैसी जलवायु पाई जाती है उससे आपको सुमेलित करना है। जोन फर्स्ट की अगर हम बात करें, जोन फर्स्ट में एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है, जोन फर्स्ट में भावर और तराई क्षेत्रों का विस्तार है। जोन सेकेंड में क्या है? जो पश्चिम का मैदान है वह आता है आपके जोन सेकेंड के अंतर्गत। ठीक है, जोन 3 में क्या आएगा? जोन 3 की अगर हम बात करें साथियों, इसमें आ जाएगा मध्य पश्चिम का जो क्षेत्र है वो जोन 3 के अंतर्गत आएगा और जोन 4 के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ISFR ने उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई है। उत्तर प्रदेश को मध्यम घनत्व के 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए ISFR 2021 ने उत्तर प्रदेश के हरित क्षेत्र में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई है, लेकिन इसी के साथ राज्य के मध्यम घनत्व के जो वन है उसमें 41 वर्ग किलोमीटर की कमी भी दर्शाई गई है। तो दोनों विकल्प जो है वो सही हैं। नेक्स्ट देखिए, राजभवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे शुरू में कोठी हयात बख्श कहा जाता था। आज़ादी से पहले यह आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास हुआ करता था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। केवल एक और दो, दोनों, केवल दो, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प जो है वो सही हैं। यह राज्य की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का आधिकारिक निवास है और इसे शुरू में कोठी हयात बख्श कहा जाता था। आज़ादी के बाद इसे राजभवन के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश गवर्नर आगरा और अवध के जो संयुक्त प्रांत के गवर्नर होते थे वह वहाँ पे निवास करते थे, यहाँ पे रहते थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और उन्हें लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देवरिया, आजमगढ़, हमीरपुर, जौनपुर, इन्हें जो है आपको लिंगानुपात के अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थित करना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे अधिक अगर लिंगानुपात की हम बात करें, सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर में है, उसके बाद है आपका आजमगढ़, फिर आ जाएगा आपका देवरिया, फिर हमीरपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 2, 1, 3। देखिए उच्चतम लिंगानुपात की अगर हम बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वह 912 है और भारत का लिंगानुपात कितना है 943। और 2001 से लेकर के 2011 के बीच लिंगानुपात में 14 अंकों की वृद्धि हुई है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उच्चतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो जौनपुर पहले स्थान पे है जहाँ पे 1024 लिंगानुपात है। आजमगढ़ में 1019 लिंगानुपात है और दूसरे स्थान पे है। देवरिया का लिंगानुपात है 1017 और यह तीसरे स्थान पे है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में जो लिंगानुपात है वो 851 है, ये बढ़ते क्रम में। ठीक है। और हमीरपुर और बागपत में जो लिंगानुपात है वह 861 है। कानपुर नगर का लिंगानुपात 862 है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष आयु का बता रहे हैं। ठीक है, यह 902 है और 2001 में शिशु लिंगानुपात कितना था 916, मतलब इसमें कह सकते हैं कि कमी हुई है। और राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें, सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत में है। तो ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्हें मलिक अल सरकी अर्थात पूर्व का स्वामी की उपाधि दी गई थी। उनके शासनकाल में प्रयागराज शिक्षा, कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। केवल एक और दो, दोनों, केवल दो, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ 1394 से 1399 ईस्वी तक यह थे। ठीक है। और उसने वर्ष 1994 में सरकी वंश की स्थापना की थी। मलिक सरवर ख्वाजा द्वारा 1394 में सरकी वंश की स्थापना की गई थी। उसे मलिक अल सरकी अर्थात पूर्व का स्वामी की उपाधि दी गई थी। 1399 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उन्होंने विशाल विस्तारित साम्राज्य को अपने दत्तक पुत्र मलिक मुबारक करन फॉल के लिए छोड़ दिया और उन्होंने मुबारक शाह के रूप में शासन किया। सरकी के शासनकाल में जौनपुर शिक्षा, कला और व्यवसाय का प्रमुख केंद्र था और इसी कारण से जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली की सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 में जौनपुर को जीत लिया और इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। कब जीता था? 1484 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में हथकरघा और कपड़ा उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह राज्य भारत में हस्तनिर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है। यह राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है जो राष्ट्रीय उत्पादन का 13.24% उत्पादित करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक राज्य है जो राष्ट्रीय उत्पादन का 13.24% का उत्पादन करता है। ठीक है। और राज्य में कुल रेशम उत्पादन में 5वें स्थान पे है। राज्य जो है देश में रेशम उत्पादन में किस स्थान पे? 5वें स्थान पे है उत्तर प्रदेश रेशम के उत्पादन में। और भारत में हथकरघा की 5वीं सबसे बड़ी संख्या
उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश भारत में हस्तनिर्मित कालीन का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। तो दोनों विकल्प सही हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को किस वर्ष में 3 फरमान जारी किए थे? 1632, 1680, 1711 या 1715? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1715 ईस्वी में। देखिए 1715 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेज मिशन 3 प्रसिद्ध फरमान हासिल किए थे, जिसमें कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कई मूल्यवान विशेषाधिकार मिले। और इस प्रकार प्राप्त फरमानों को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल में कंपनी के आयात और निर्यात को पहले से तय किए गए 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान को छोड़कर अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट दे दी गई थी। हैदराबाद में कंपनी ने व्यापार में कर्तव्यों से स्वतंत्रता के अपने मौजूदा विशेषाधिकार को बरकरार रखा और इसके साथ साथ इसे केवल मद्रास के लिए प्रचलित किराए का भुगतान करना पड़ता था। सूरत में यह 10,000 रुपये के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी शुल्कों से छूट दे दी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फर्रुखसियर ने जो शाही फरमान जारी किया था वो 1715 में जारी किया था। और किसी डॉक्टर, जो एक सरमन था, जो एक डॉक्टर था, ठीक है, उसके नेतृत्व में एक दूत मंडल जो है फर्रुखसियर से मिलने गया था। और ऐसा माना जाता है कि फर्रुखसियर को पीलिया रोग था और सरमन के नेतृत्व में एक डॉक्टर थे हैमिल्टन, जिन्होंने इसके पीलिया रोग को दूर कर दिया, जिससे फर्रुखसियर खुश होकर के शाही फरमान दिया, जिसे शाही उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के लिए कितना आवंटन किया गया है? 400 करोड़ का, 300 करोड़, 401 करोड़ या 301 करोड़? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 401 करोड़ का। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन के लिए 401 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किसे फाइबर रेशा अर्थात फसल के रूप में जाना जाता है जो तराई क्षेत्र और सरयू घाघरा दोआब में उगाया जाता है? मक्का, जौ, गन्ना या फिर जूट? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन उत्पादों से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, देख लीजिए। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों की बात करें, गेहूँ जो लगभग 24% कृषि भूमि पर उत्पादित होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 24% कृषि भूमि पर गेहूँ का उत्पादन किया जाता है और उत्तर प्रदेश गेहूँ के उत्पादन में पहले स्थान पर है। गंगा यमुना और गंगा घाघरा दोआब में जो उत्तर प्रदेश का गेहूँ उत्पादन है वो सबसे अधिक है, अर्थात यहाँ पे जो है गेहूँ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगर हम जौ की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद जौ के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है जौ के उत्पादन में। और इसके लिए जो मुख्य मिट्टी होती है, बलुई और जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छी जौ की उत्पादन की जाती है। ठीक है, और यह कम उत्पादन वाली मौसमी फसल है और इसमें सूखा सहने की अच्छी क्षमता होती है। और यह भारत में कुल जौ उत्पादन का, उत्तर प्रदेश भारत में कुल जौ उत्पादन का 23% का उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, अगर बात करें हम गन्ना की तो यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। और उत्तर प्रदेश कुल गन्ना उत्पादन का, ठीक है, उत्तर प्रदेश कुल गन्ना उत्पादन का ये 20% से अधिक का उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश करता है। और उत्तर प्रदेश की जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसके 13% पर गन्ना बोया जाता है, गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और गन्ने के लिए अगर हम बात करें वर्षा की तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चिकनी दोमट मिट्टी आवश्यक होती है। ठीक है, और इसका उत्पादन मुख्यतः बेसिकली तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का जो दोआब है वहाँ पे गन्ना का उत्पादन किया जाता है। अगर मक्के की बात करें, मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में तीसरे स्थान पे है और यह एक वर्षाकालीन फसल है। मैनपुरी राज्य में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो मैनपुरी जिला है वहाँ पे मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर हम जूट की बात करें, यह एक फाइबर फसल है जो तराई क्षेत्र तथा सरयू और घाघरा के दोआब में उगाया जाता है। जूट की खेती के लिए बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर और लखीमपुर खीरी जो है प्रमुख केंद्र हैं। और इसका उत्पादन जो है अप्रैल मई में किया जाता है और अगस्त सितंबर में इसे काट लिया जाता है। अगर हम आलू उत्पादन की बात करें, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर, मेरठ, हापुड़, बदायूं और रामपुर के विस्तृत क्षेत्र में आलू उत्पादन किया जाता है। और राज्य में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, अर्थात लखनऊ, सहारनपुर और आगरा। ठीक है, और आलू का एक ब्रांड है, ताज ब्रांड के नाम से आलू का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीर अब्दुल हमीद
वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई है? 2007-8 में, 2010-11 में, 2012-13 में या 2020-21 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसकी शुरुआत की गई थी 2012-13 में। बीर अब्दुल हामिद वन्यजीव वन पुरस्कार संरक्षण पुरस्कार जो है 2012-13 में इसकी शुरुआत की गई थी। और प्रत्येक वर्ष व्यक्ति और संगठनों को पर्यावरण, वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए उनके सराहनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। व्यक्तिगत और संगठनात्मक दोनों श्रेणियों में, व्यक्तिगत अगर दिया जा रहा है तो 1 लाख रुपए का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और संगठन की श्रेणी में 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कार्य दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। ग्राम पंचायत का मुखिया सीधे तौर पर ग्राम सभा के वयस्क सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ग्राम विकास खंड और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुने जाते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच ग्राम प्रधान होता है, और सरपंच का जो चुनाव होता है वह सीधे ग्राम सभा के वयस्क सदस्यों द्वारा इसका चुनाव होता है। और वयस्क सदस्यों की आयु से तात्पर्य है कि जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, जो मत देने का अधिकार रखते हो। ठीक है, ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी करते हैं, और प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की 2 बैठकें होना अनिवार्य है। ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का जो सदस्य है, ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए कितनी एज चाहिए? 21 वर्ष, और वोट देने के लिए 18 वर्ष। ठीक है, बैठक में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, और सरपंच की निगरानी में ग्राम पंचायत गाँवों की मूलभूत जो सुविधाएँ हैं उन्हें मुहैया कराया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? बागपत में, सोनभद्र में, अयोध्या में या फिर जालौन में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सोनभद्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है वह उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है। और बागपत जिले में जो है, बागपत जिले में जो अनुसूचित जनजाति हैं यह सबसे कम पाए जाते हैं, और आपके सोनभद्र जिले में सबसे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान पहल के तहत उत्तर प्रदेश के कितने हवाई अड्डों को लक्षित किया गया है? 30, 25, 20 या फिर 15? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25। देखिए, उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन राज्य में उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 25 हवाई अड्डों को लक्षित किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। रिजविक की संधि किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश और फ्रांस के, फ्रांस और डच के, ब्रिटिश और डच के, या ब्रिटिश और डेनिश के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रांस और डच के बीच जो है रिजविक की संधि हुई थी, और यह कब किया गया था? 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि की गई थी फ्रांस और डचों के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 का उद्देश्य नहीं है? 2030 तक देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना, प्रतिवर्ष 5000 करोड़ के लक्ष्य के साथ निवेश आकर्षित करना, प्रतिवर्ष 10 विरासत भवनों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करना, अगले 5 वर्षों में लगातार 15% घरेलू पर्यटकों के आगमन और 10% विदेशी पर्यटकों के आगमन की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2030 तक देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनना। यह गलत है। देखिए, उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2018 के उद्देश्य इस प्रकार हैं कि 2023 तक देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनना है, न कि 2030 तक। ठीक है, यह कब तक है? यह क्राइटेरिया है 2023 तक। बाकी अन्य विकल्प जो है वो सही, सभी जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट देखिए, बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी खोज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव मनकुवर में की गई है।
मुख्य आकृति आसन पर योग मुद्रा में विराजमान है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा, इसकी खोज 1870 में की गई थी। 1870 में इसकी खोज की गई थी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की बारा तहसील के एक छोटे से गांव मनक कुंवर में इसकी खुदाई के दौरान जो है इसकी खोज की गई थी। साधारण पीठिका दो शेरों द्वारा समर्थित है। केंद्र में तीली वाला एक पहिया है जो बौद्ध कानून अर्थात धर्मचक्र जो है उसका प्रतीक है। योग मुद्रा में विराजमान है बुद्ध, और तथाकथित योग मुद्रा में पैरों के घुटनों को मोड़ करके बंद कर लिया जाता है। बुद्ध के निचले हिस्से में वस्त्र पहने हुए हैं और यह संकेत जघन पिंडिका के ऊपर उभरी हुई लकीरें और पैरों के नीचे बिछाए गए कपड़े की मुड़ी हुई परतों से मिलता है। शरीर के ऊपरी भाग में वस्त्र नहीं है। ठीक है, तो यह कुछ जो है फैक्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? 2500 करोड़ रुपए का, 2260 करोड़ रुपए, 2460 करोड़ या 2300 करोड़? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2260 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है पुलिस विभागों के सुदृढ़ीकरण के लिए। देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य के पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण के लिए 2260 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस साथ ही नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय और आवासीय भवनों आदि की व्यवस्था के लिए 850 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवासीय सुविधाओं के लिए पुलिस विभाग को 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिससे पुलिस विभाग विभिन्न शहरों में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासों का निर्माण करेंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों में आवास सुविधा के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इसके साथ डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मजबूत करने के लिए नए वाहनों की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, डिजास्टर रिस्पांस फंड DRF के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। भारत में कृषि विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1875 में, 1880 में, 1909 में या 1919 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1875 ईस्वी में। भारत में कृषि विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। प्रारंभ में इसे विभाग को कार्य आंकड़े के संग्रहण और मॉडल फॉर्मों की स्थापना तक सीमित किया गया था। 1880 में यह विभाग भूमि रिकॉर्ड विभाग से संबंधित हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद कृषि विभाग राज्य सरकार के अधिकार में आ गए थे। ठीक है, याद रखिएगा कि 1919 के अधिनियम के तहत कृषि जो विभाग जो है वो राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, 1919 के अधिनियम द्वारा कृषि विभाग राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया था और 1 दिसंबर 1919 को कृषि का एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया था और इसे औपचारिक रूप से 1 मई 1920 में लागू किया गया था। ठीक है, कृषि विभाग के क्रियाकलापों में कृषि क्रियाओं जैसे फसल की खेती, मृदा संरक्षण, गन्ना उत्पादन, उद्यमिता, औपनिवेशीकरण सम्मिलित थे। ठीक है, और आज़ादी के बाद गन्ना उत्पादन से संबंधित गतिविधियों को नवगठित गन्ना विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सभी कुछ फैक्ट हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना है और मूसाखंड बांध कनहर नदी पर, गोकुल बैराज यमुना, मौदहा बांध बिरमा। बताइए कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूसाखंड बांध कनहर नदी पर नहीं है, यह है कर्मनाशा नदी पर। ठीक है, राजघाट बांध की अगर हम बात करें, यह बेतवा नदी पर स्थित है ललितपुर जिले में। मूसाखंड बांध कर्मनाशा नदी पर चंदौली जिले में। गोकुल बैराज यमुना नदी पर गोकुल में और मौदहा बांध जो है यह बिरमा नदी पर हमीरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोकायुक्त पद को स्थापित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम 2013, लोकायुक्त अधिनियम 1975 या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकायुक्त अधिनियम 1975। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त, यह लोकायुक्त का जो पद है वह 1975 के लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर इनकी हम नियुक्ति नियम और शर्तों की बात करें, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अनुसार राज्य का राज्यपाल एक व्यक्ति को लोकायुक्त और एक या एक से अधिक व्यक्तियों को उप लोकायुक्त नियुक्त करता है। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के रूप में किसी की जिसकी नियुक्ति होती है उसका कार्यकाल जो है पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर के 8 वर्ष तक होता है। यह
यह 1-2 साल पहले जो है यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, ठीक है, कि लोकायुक्त का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष का होता है। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष का होता है, ठीक है। और लोकायुक्त के जो वेतन और भत्ते होते हैं वह मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं, जबकि उप लोकायुक्त के वेतन और भत्ते राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बिशंबर दयाल को 14 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं। और बिशंबर दयाल जो थे वह उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे जिनको 1977 में नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित धर्मों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे अगर हम बात करें, सिख आ जाएंगे, ठीक है, सिख के बाद आ जाएंगे ईसाई, फिर आ जाएंगे आपके जैन, फिर आ जाएंगे बौद्ध, ठीक है। और सबसे अगर तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन का बी, 1, 3 और 2, 4, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। अगर कुल जनसंख्या में अगर हम बात करें प्रतिशतता के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू 79.73%, मुसलमानों की आबादी 19.26%, उसके बाद सिख आते हैं 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11% और बौद्ध जो है 0.10%, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में अगर धार्मिक समुदायों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या किनकी है, बौद्धों की है, और सबसे अधिक है हिंदुओं की, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो लखनऊ में, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान कानपुर में और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। बताइए कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान कानपुर में नहीं है, कहाँ पे है, मेरठ में है। देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो लखनऊ, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। नेक्स्ट देखिए, एक्सला चैपल की संधि किस युद्ध का परिणाम था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका सही आंसर ऑप्शन है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो आपका 1740 से लेकर के 1748 ईस्वी तक लड़ा गया था, ठीक है। यूरोपीय लोगों द्वारा कोरोमंडल तट और उसके भीतर इलाकों को लेकर के कर्नाटक के नाम पर यह युद्ध हुआ था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार भी माना जाता है, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के भारत में लड़ा गया था, ठीक है। और यह हुआ था कब, 1740 से लेकर के 1748 ईस्वी तक। और 1748 में यह जो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध है यह समाप्त हुआ था एक्सला चैपल की संधि द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। उत्तर प्रदेश में सतत भूजल प्रबंधन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानूनी ढांचे का निर्माण करना है, यह भूजल प्रबंधन योजना एवं संरक्षण में नदी बेसिन वाटर से दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा, केवल एक और दो, केवल दो या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प जो है वो सही हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7,248 करोड़ रुपए का। देखिए, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, और कुष्ठ पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, ठीक है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़ रुपये, कुष्ठ पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपये, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन एफपीओ स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत एफपीओज को 5 वर्षों की अवधि के लिए 10 लाख रुपए का जो ऋण है वह दिया जाएगा, और एफपीओज को 3% ब्याज दर ऋण 3% पर मतलब 3% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 और 2, 2 और 4, 1 और 3 या 3 और 4। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 2 और 4 जो है वो सही है,
ठीक है। सरकार ने प्रत्येक खंड में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन एफपीओ स्थापित करने का निर्णय लिया है और एफपीओ को 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 2 और 4 जो है वो सही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश किसानों को सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें, इस योजना के तहत क्लस्टर आधारित व्यापारिक संगठनों को एफपीओ का निर्माण करने के लिए 5 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए और नवगठित एफपीओ को 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 6 लाख रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, 10 लाख रुपए, जो कि गलत है। कितना है, 5 लाख है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 5, 4 या फिर 9? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए, वर्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे मुख्यतः क्या कहते हैं, इसे मुख्यतः जो है कहा जाता है, एक को आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दूसरे को मध्य आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अगर आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें, इसके अंतर्गत क्या आता है, तराई क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, या जो इसके अंतर्गत आते हैं मध्य आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत मध्य का मैदान आता है, पश्चिमी मैदान, और बुंदेलखंड के जो पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र हैं, यह जो है मध्य आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश को जो मुख्यतः 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राज्य सरकार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मलिन बस्ती आबादी सबसे अधिक है? सॉरी साथी, कानपुर में, आगरा में, मेरठ में या फिर पीलीभीत में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ में। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मलिन बस्ती आबादी स्थिति की अगर हम बात करें, देश की कुल मलिन बस्ती आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। मलिन बस्तियों के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पे है। और 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में मलिन बस्तियों की आबादी कितनी है? 9.5% है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक मलिन बस्ती वाले जिलों की अगर बात करें तो सबसे अधिक मलिन बस्तियां हैं मेरठ में, दूसरे नंबर पे है आगरा, तीसरे नंबर पे है कानपुर नगर। और राज्य की कुल जनसंख्या में मलिन बस्ती जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 3.12%। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में मलिन बस्तियों का अनुपात है। मलिन बस्ती जनसंख्या का अनुपात 3.12% है। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था? पशु अतिचार अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 अक्टूबर 1998 को उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 सोसाइटी पंजीकरण 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। तो ये सोसाइटी अधिनियम कब आया था? 1860 में। ठीक है, इसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया था 13 अक्टूबर 1998 ईस्वी को। नेक्स्ट देखिए, 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार या बाल गंगाधर तिलक? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। देखिए, 1857 पुस्तक डॉक्टर एस.एन. सेन द्वारा लिखी गई है और पुस्तक इस स्थापना पर बल देता है कि 1857 की जो क्रांति है यह धर्म के लिए संघर्ष के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसका जो अंत था वह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के रूप में हुआ था। यह जब विद्रोह जब हुआ था, जब क्रांति हुई थी, तो यह धार्मिक आंदोलन था, लेकिन जब यह समाप्ति के कगार पर था, अपने अंतिम क्षण में, अंतिम मोड़ पे, तब यह एक राष्ट्रीय चेतना जागृत हो गई थी और यह स्वतंत्रता के लिए संग्राम में बदल गया था। ठीक है, यह इसका जो है इसमें जिक्र किया गया। और इसकी रचना किसने की थी? इसे लिखा था आपके एस.एन. सेन द्वारा। किसकी? 1857 जो पुस्तक आई थी उसकी रचना। नेक्स्ट देखिए, किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से निर्धारित होती है अक्षांश से, ऊंचाई से, वनस्पतियों के प्रकार से या वर्षा पैटर्न से।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अक्षांश जो है किसी भी क्षेत्र की जलवायु के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्षांश ही जो है, ये जो आपके अक्षांश रेखाएं होती हैं, इसी के अकॉर्डिंग, इसी से पता चलता है कि किस अक्षांश पर किन क्षेत्रों में कैसी जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, जैसे विषुवत रेखाई क्षेत्र में जलवायु जो है कुछ और है, इसके ऊपर जो है कुछ और है। ठीक है, तो इसके जो जलवायु के निर्धारण में मुख्य रूप से जो भूमिका निभाता है वो अक्षांश क्षेत्र है। ठीक है, अक्षांश ये। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015, 2014, 2020 या 2018? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान SNM, इसे 2014 में शुरू किया गया था। बाल और मातृ जो पोषण सुधार के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी और सरकार के अंतर्गत यह एक बहुक्षेत्रीय समन्वय के निकाय के रूप में सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, इसके भीतर पोषण कार्यक्रमों के सुधार के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, यूनिसेफ उत्तर प्रदेश में SNM मतलब जो उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान है, इसके तकनीकी भागीदार और इसे वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसके द्वारा वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है? यूनिसेफ द्वारा। ठीक है, और SNM के उद्देश्यों की बात करें तो इसके टोटल 6 उद्देश्य हैं, इसके 6 टारगेट हैं। और यह क्या क्या है कि सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, मुद्दों की सदृश्यता को स्थापित करना, उच्चतम स्तर पर पक्ष समर्थन करना, जवाबदेही का निर्माण करना, संसाधनों का लाभ उठाना और निगरानी प्रणाली को मजबूत करना। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है, या इसमें चित्रकार के नाम दिए गए हैं और इनकी प्रमुख कृति दी गई है। तो इसमें जो है आपको एक दूसरे से सुमेलित करना है। अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करें, रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें तो इनका संबंध है रेखावली से। ठीक है, और विश्वनाथ मेहता की अगर हम बात करें, विश्वनाथ मेहता का संबंध किससे है? इनका संबंध है आपके सुहागबंदी से। रणवीर सक्सेना का संबंध है प्रतीक्षा से। और महेंद्र नाथ सिंह, इनकी प्रमुख कृति क्या है? कांगड़ा और काशी कला की रूप। ठीक, तो इन लोगों की कुछ प्रमुख कृतियाँ देख लीजिए। जैसे रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें, रेखावली हो गया, कला, आधुनिक प्रवृत्तियाँ, कला का दर्शन और कला प्रसंग, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। राज कपूर चितेरा, यह तेंदुलकर का 1500 फीट लंबा पोर्ट्रेट, यह इनकी प्रमुख रचना है। विश्वनाथ मेहता की प्यासा ऊँट, सुहाग बिंदी और सृष्टि, यह इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। रणवीर सक्सेना की प्रमुख कृतियाँ हैं झूला और प्रतीक्षा। शिवनंदन नौटियाल की प्रमुख कृतियाँ हैं सत्यम शिवम सुंदरम शीर्षक जो प्रसिद्ध पेंटिंग थी। और महेंद्र नाथ सिंह का है कांगड़ा और काशी कला रूप पर कार्य के लिए या उल्लेखनीय कार्य किए थे। ललित मोहन सेन, इन्होंने एक महिला का पोर्ट्रेट हेड ड्रेस के साथ बैठे हुए पुरुष, ये यह कलाकृतियाँ जो हैं ललित मोहन सेन की है। यह जो है प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 7,350 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2,220 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक और दो दोनों, केवल दो या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दो सही है। देखिए, बजट में मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5,332 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें क्या कह रहा है? 7,350, जो कि गलत है। कितना किया गया? 5,332 करोड़ रुपये का। ठीक है, आवंटन किया गया है। और मध्यम सिंचाई के लिए 22,020 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। और लघु सिंचाई परियोजना के लिए 3400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? संस्थान दिए गए हैं और मुख्यालय दिए गए हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मेरठ में है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, 2 और 4 जो है वो सही है। 2 और 4, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। अगर हम कुछ संस्थानों की बात करें तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है आपके लखनऊ में, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोगों के लिए इतना एफर्ट लगाया जा रहा है तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और अगर
आपको लग रहा है कि अब कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों के लिए इफेक्टिव है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंदौली, बलिया, सीतापुर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदौली में स्थित है। देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और जैव विविधता के विकास संरक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और चंदौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 2003 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 या फिर 4? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है। क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना 2003 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में। तो 2003 में कैसे हो गया? तो ये विकल्प तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह लखनऊ में स्थित है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को जनसंख्या के आधार पर और वही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अकबरपुर, प्रयागराज, अमरोहा और आगरा, इसे जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा आगरा। आगरा के बाद आ जाएगा अकबरपुर, फिर आ जाएगा आपका क्या? अकबरपुर के बाद आपका अमरोहा और फिर जो है ये आपका प्रयागराज आ जाएगा। ठीक है, सॉरी साथियों, इसका देखिए इसका जो सही सबसे पहले आ जाएगा आपका आगरा। ठीक है, आगरा के बाद आ जाएगा आपका प्रयागराज, प्रयागराज के बाद है अमरोहा, फिर है आपका अकबरपुर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी वार जनसंख्या देखें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वह आगरा में है, दूसरे नंबर पे है जनसंख्या जो है आगरा में है, फिर अकबरपुर है, अलीगढ़, प्रयागराज, अमरोहा और आजमगढ़। ठीक है, यह मतलब जो विकल्प दिया गया है ना, प्रयागराज की जनसंख्या जो है 1,11,254,54 है। अकबरपुर की देखिए इसका जो ये क्वेश्चन ना थोड़ा गलत दिया है। ठीक है, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसे मैं बाद में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना 1917 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? लखनऊ, प्रयागराज, बलिया या फिर वाराणसी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज में। देखिए 1917 ईस्वी में प्रयागराज कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई थी, जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में दुग्ध व्यापार का पहला सहकारी समिति था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह भारत का पहला दुग्ध सहकारी समिति था और भारत के पहले दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1938 ईस्वी में। ठीक है, और यह भी भारत का पहला दुग्ध संघ था। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें हम बस 75 प्रश्नों तक डिस्कस करेंगे। आने जो 75 प्रश्न है उसे अगले वीडियो में कवर किया जाएगा, क्योंकि वीडियो अगर बहुत लेंदी हो जाएगा तो फिर वो सही नहीं है। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा अनुसार जो है वीडियो को इस वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये बेसिकली मतलब ये है कि देख रहे हैं तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, और वीडियो अगर आप एक बार दो बार एग्जाम के पहले देख लेते हैं तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इन प्रश्नों से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।